देख रहे थे विज़न का मॉक टेस्ट दूसरा हमारा चल रहा था, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस करे थे। अब आगे के देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 31 है, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं। सेकंड, चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसका आंसर हमारा डी है, यानी एक और दो दोनों ही सही नहीं है। देखिए, भारत सरकार ने चुनावी चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को जनवरी 2018 में अधिसूचित किया था। ठीक है, तो 2018 में आई थी चुनावी बॉन्ड योजना। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित अथवा स्थापित हो। मतलब जो भारत का नागरिक है या फिर वो कॉर्पोरेट है, तो वो सब खरीद सकते हैं ये बॉन्ड। व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्ड की खरीद कर सकता है। ठीक, तो कोई भी खरीद सकता है। केवल ऐसे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का 43 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं और जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा में पिछले आम चुनावों में डाले गए मतों में कम से कम 1% से मत प्राप्त हुए हैं, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। ठीक है, तो ऐसे मतलब ऐसे दल जो मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 उसके तहत पंजीकृत है और उन्हें कम से कम 1% वोट मिले हैं, तभी वो चुनावी बॉन्ड के पात्र होंगे। चुनावी बॉन्ड केवल 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये, ठीक है, और 1 करोड़ रुपये, ठीक है, रुपए के मूल्य वर्ग में जारी किए जा सकते हैं। वर्तमान में केवल भारतीय स्टेट बैंक ही चुनावी बॉन्ड को बेचने के लिए अधिकृत है। तो उससे जो भारतीय स्टेट बैंक है वो ही इनको बेच सकता है। ये बॉन्ड जारी होने की तिथि से केवल 15 दिन की अवधि के लिए वैध होते हैं। चुनावी बॉन्ड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक में बैंक खाते के माध्यम से ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें बैंक अकाउंट भी चाहिए होता है। तो इसलिए डी यानी एक और दो, उसमें दोनों ही सही नहीं थे। तो 31 का हमारा डी आंसर था। पहला कथन भी गलत था कि सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र नहीं, कम से कम 1% वोट उन्हें पहले मिले होने चाहिए और वो पंजीकृत होने चाहिए। चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता, तो वो भी गलत था, खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा है और ये सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। दूसरा, सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हो जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो क्वेश्चन 32 का हमारा सी सही है, यानी एक और दो दोनों ही कथन सही थे। देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंगित करता है कि मंत्रिपरिषद संसद की कार्यकारी शाखा होगी। मतलब देखिए, एक सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब जितने हैं मंत्री सबका एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो संसद की कार्यकारी शाखा है और ये सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। कथन एक सही है। ये सिद्धांत यह भी इंगित करता है कि यदि कोई मंत्रिमंडल की किसी नीति या निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा अथवा त्याग पत्र देना होगा। इस प्रकार सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हो जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो ये बता रहे हैं कि कोई भी जो मंत्री है तो उसको जो मंत्रिमंडल की जो नीति और निर्णय होते हैं उससे सहमत होना होता है। या यदि अगर वो सहमत नहीं है तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा या तो वो मान ले बात या तो त्यागपत्र दे दे। ठीक है, मतलब सबका उत्तरदायित्व होता है तो सबको वो नीति माननी पड़ेगी। इस प्रकार सभी मंत्रियों के लिए बातकारी है कि वह ऐसी नीति का अनुसरण करे उससे सहमत हो। ठीक है, तो उनको मानना ही पड़ता है, तो सी सही है। तो जो 32 है तो उसका हमारे दोनों कथन सही थे, आप देख सकते हैं। कार्यकारी शाखा भी है और मतलब ऐसे उनकी नीति को मानने के लिए बाध्यकारी भी है। ठीक है, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्री जो होते हैं वो। तो 32 का सी सही था। आप 33 देखते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है। दूसरा, हाल ही में भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए, 33 का हमारा ए सही है, यानी कथन केवल एक सही था। हाल ही में भारत ने जो है इस्लामिक सहयोग संगठन जो है हमारा द्वारा दिए गए उस प्रायोजित और भ्रामक बयान की निंदा की है जिसमें यह कहकर कि भारत में मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं गहरी चिंता व्यक्त की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आवश्यक उपाय करने का आह्वान किया गया था। तो ये मतलब उन्होंने मतलब जो बयान दिया था OIC ने कि भारत में मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो उसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। भारत ने ऐसे बयान की। ठीक है, ऐसे ही भारत के खिलाफ जो भी एक्सट्रीम बयान होते हैं तो
अब देखिए दूसरे देशों में कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं। तो फिर भारत में कभी बहुत सिचुएशन ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसे बयानों की तो फिर भारत क्या होता है, निंदा करता है। ठीक है, तो ऐसे बयान की उसने चिंता व्यक्त करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आवश्यक उपाय करने का आह्वान किया था। इस्लामिक सहयोग संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, तो यूएन सबसे बड़ा संगठन है, उसके बाद ये इस्लामिक सहयोग संगठन है। इसमें 4 महाद्वीप आ जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के 57 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। जिसके 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो 4 महाद्वीपों से हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, याद रखना। ये संगठन मुस्लिम जगत के सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करता है। ये विश्व के विभिन्न लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना के साथ मुस्लिम विश्व के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने का प्रयास करता है। वर्ष 2019 में भारत ने ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपनी प्रथम उपस्थिति दर्ज की थी। भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त नहीं है। देखिए इंडिया में बहुत मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उन बहुत सारी कंट्री से भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ है। तो इस तरीके से भारत को भी मतलब उस मतलब वो होना चाहिए पर्यवेक्षक का दर्जा, लेकिन उसको ये याद रखिए कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उसने अपनी प्रथम उपस्थिति दर्ज की थी, पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत है। भारत को ओआईसी में पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव वर्ष 2018 में विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में 45वें सत्र में उस समय सामने आया था जब मेजबान बांग्लादेश ने सुझाव दिया था कि भारत, जहां विश्व के 10% से अधिक मुस्लिम रहते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी जनसंख्या है, को एटलीस्ट पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। ऑब्वियसली करेगा, तो मतलब कि अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो उनका भी तो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन उसमें होना चाहिए ना, इसलिए 33 का जो था वो हमारा ए था, केवल एक, दूसरा नहीं है कि पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। तो ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से सही है? इसका गठन पूंछी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। इसका सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सकते चुने, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 34 का हमारा बी सही है, कथन एक सही नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद जो है हमारी, उसका गठन वर्ष 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश का अनुसरण करते हुए बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने किया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुआ था, पुंछी आयोग की नहीं, जो हमें कथन में कहा गया था। परिषद की स्थायी समिति भी है। वर्ष 2016 में अंतर्राज्यीय परिषद के पुनर्गठन के बाद से परिषद की स्थायी समिति में अब निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 4 मंत्री होते हैं। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं इसमें। और स्थायी समिति के कार्य, ठीक है, क्या होते हैं? परिषद में विचारार्थ मामलों पर लगातार परामर्श करना और कार्यवाही करना, केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े सभी मामलों पर उन्हें अंतर्राज्यीय परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उन पर कार्यवाही करना, परिषद की सिफारिश के आधार पर किए गए निर्णयों की कार्यान्वयन की निगरानी करना, अध्यक्ष परिषद द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य मामले पर विचार करना, ये स्थायी समिति के काम होते हैं। स्थायी समिति यदि आवश्यक हो तो विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते समय उन विषयों से संबंधित विशेषज्ञों और स्थायी और विशिष्ट क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके विचारों से लाभान्वित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। परिषद की सहायता के लिए एक सचिवालय होता है, ठीक, एक सचिवालय होता है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। यह सचिवालय वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था और इसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है, ठीक है। वर्ष 2011 में क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है, जो हमें कथन 2 में कहा गया था, और ये सही था। तो 34 का हमारा बी आंसर था। आप देखते हैं 35। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सेकंड, धन विधेयक पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो क्वेश्चन 35 का ए था, यानी कि कथन एक सही था। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो हमारे फाइनेंस बिल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। धन विधेयक आर्टिकल 110 में, वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 117 के क्लॉज 1 में, वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 के क्लॉज 3 में। इस तरीके के हमारे 3 वित्त विधेयक होते हैं। इन वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। देखिए जितने भी मनी बिल होते हैं, मतलब जितने भी धन विधेयक होते हैं वो सारे वित्त विधेयक होते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। लेकिन याद रखिए सारे धन विधेयक तो वित्त विधेयक हैं।
लेकिन वित्त विधेयक सारे धन विधेयक नहीं है। यानी कि ऐसे मान लीजिए धन विधेयक छोटी चीज़ है और वित्त विधेयक बड़ी चीज़ है, ठीक। तो धन विधेयक उसमें आ गए, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल ऐसे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनमें अन्य रूप से ऐसे विषय शामिल है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। इसलिए कथन एक सही है जो हमें कहा गया था। धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो अगर देखिए किसी जो बिल होता है उस पर सहमति नहीं बनती तो संयुक्त बैठक होती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होती है। इसलिए क्योंकि राज्यसभा को ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती हैं, इसलिए कथन 2 हमारा सही नहीं था। धन विधेयक केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ये याद रखिए, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है धन विधेयक और राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ऐसे प्रत्येक विधेयक को एक सरकारी विधेयक माना जाता है और उसे केवल एक मंत्री द्वारा ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है, केवल मंत्री ही ला सकता है। इसलिए कथन एक ही सही है। क्वेश्चन 35 का हमारा केवल ए सही है। अब 36 देखते हैं। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विषय 1 वन सूची संघ सूची में, 2 कृषि राज सूची में, 3 शिक्षा संवर्ती सूची में। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 3 या 1 2 3। तो कौन से सही है ये बताना है। कौन से युग मतलब कौन से पेयर सही है। तो 36 का हमारा सी सही है, केवल 2 और 3 ही सही है। देखिए संघ सूची में युद्ध, शांति, नौसेना, सेना, वायुसेना, संकर्म, वैदेशिक अधिकारिता, नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय आदि जैसे विषय शामिल हैं। तो ये सारे हमारे संघ सूची में आते हैं विषय। राज सूची में कृषि, देखिए कृषि पूछा गया था, कृषि, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, भूमि, अल्कोहल आदि जैसे विषय शामिल हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ तो वो याद कर लीजिए। संवर्ती सूची में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा पूछा गया था। कृषि, भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण, वन, वन भी संवर्ती में है, शिक्षा भी संवर्ती में है, याद रखिए। व्यापार संघ आदि जैसे विषय शामिल हैं। अवशेष शक्तियों में ऐसे अन्य सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है, जैसे कि साइबर कानून। ऐसे मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। अवशेष शक्तियाँ मतलब जो छूट गई हैं, ठीक है, जो किसी लिस्ट में नहीं है, वो उस पर संसद ही कानून बनाएगी। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 5 विषयों को राज सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 5 विषय राज सूची से हटा के संवर्ती सूची में देखिए राज और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, तो उसको उसमें डाल दिया गया, जिसमें था शिक्षा, वन, बाट और माप, वन्य जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। तो ये 5 याद रखिए, ठीक है। तो हमारा 36 का सी सही था, मतलब कृषि राज सूची का विषय है, ठीक है। जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। जो वन है वो भी संवर्ती सूची में डाल दिया गया, आपको भी बताया था। तो हमारा सी सही था, ठीक है। अब 37 देखते हैं क्वेश्चन। राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचक हो सकते हैं? 1 नगर पालिकाओं के सदस्य, 2 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, 3 राज्य के विधायक, 4 राज्य के सांसद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 3, केवल 1 3, केवल 2 3 4, केवल 1 2 4। तो 37 का हमारा बी सही है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो जो विधान परिषद होती है उसके 1/3 सदस्य जो हमारे स्थानीय निकाय होते हैं वहां से निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य ठीक है, राज्य में 3 वर्ष से अध्यापन करने वाले शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, लेकिन ये शिक्षक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए, ठीक है। शिक्षक कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, स्थानीय निकाय कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा याद कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, ठीक है। 1/3 सदस्य जो राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों से निर्वाचित किए जाते हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं है, ठीक है। शेष सदस्यों का नाम निर्देशन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। इस प्रकार विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है और 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। मतलब 1/6 राज्यपाल नॉमिनेट करता है और 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों को किसी भी स्थिति में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो बी हमारा सही था। तो 37 में आप देख सकते हैं बी सही था, 1 और 2 हमारा सही था, ठीक है। नगर पालिका के सदस्य और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, और 2 3 और 4 हमारा सही नहीं था।
अब देखते हैं क्वेश्चन 38। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। तो 38 का आंसर हमारा बी है। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सदन द्वारा अगले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किए जाने तक रिक्त रहता है तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा नहीं, संसद के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसलिए विकल्प बी सही था। ठीक है, अगर मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, उपाध्यक्ष का पद रिक्त तो किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष किसी को बना सकता है। 39 देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले व्हाइट चीक्ड मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी गर्दन एक लंबे घने पहला, इनकी गर्दन पर लंबे और घने बाल होते हैं और अन्य मैकॉक प्रजातियों की तुलना में इनकी पूंछ लंबी होती है। दूसरा, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। दीजिए आंसर। तो 39 का ए आंसर है। हालिया संदर्भ में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जो है के वैज्ञानिकों ने भारत में मध्य अरुणाचल प्रदेश से व्हाइट चीक्ड मैकॉक, ठीक है, की उपस्थिति दर्ज की है। मतलब ये याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश से इनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत के स्तनपाइयों में एक नए स्तनपाई को शामिल किया है। ठीक है, इस प्रजाति की खोज वर्ष 2015 में दक्षिण पूर्वी तिब्बत के मोडोक क्षेत्र में चीनी वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा की गई थी और जहां तक प्राइमेट स्तनपाई प्राणियों में सर्वोच्च श्रेणी के जीव का संबंध है, इस खोज को एक महत्वपूर्ण सफलता माना गया है। व्हाइट चीट मैकॉक इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य मैकॉक से भिन्न होते हैं क्योंकि सफ़ेद गाल, गर्दन पर लंबे और घने बाल और लंबी पूंछ इनकी विशेषता होती है, जो हमें कथन एक में कहा गया था वो सही बात है। इन्हें अभी तक भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं था। ये तो क्वेश्चन 39 का हमारा ए सही था, केवल कथन 1 सही था, दूसरा सही नहीं था क्योंकि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें अभी तक वो सूचीबद्ध नहीं है, अभी तो मिले हैं। ठीक है, वो अब क्वेश्चन 40 देखते हैं। निम्नलिखित राज्य स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा, जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को जिले के जिलाधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? ठीक है, नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 40 का आंसर हमारा सी था। ना कथन एक सही है ना दो। राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। मतलब हमारे राज्य स्तर पर जो राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। ठीक, जिसे कौन नियुक्त करता है? जिसे मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को, ये बात याद रखिए। ठीक है, राज्य सरकार के परामर्श से मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा। तो कथन एक सही नहीं है, राज्यपाल नहीं करता है। कथन 2 भी सही नहीं है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा 21 के अनुसार किसी संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के संचालन के लिए जो निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर उत्तरदायी होता है। ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नाम निर्देशित करता है। इसके अलावा भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी के कार्यों में सहयोग करने के लिए अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त करता है। अब देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है, ठीक है, वो राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को, समझ में आया? निर्वाचन आयोग राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से, ठीक है, इनके परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नाम निर्देशित करता है। तो निर्वाचन आयोग कर रहा है नाम निर्देशित, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, कथन 1 और 2 दोनों ही हमारा सही नहीं था 40 में। तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए, बाकी के हम 10 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।